हेलो गाइस, दिस इज सतेंद्र कुमार और आज हम पढ़ने जाएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो हमारे 2022 के एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इससे पहले हमने डिस्कस किया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आपने अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और इस पेपर का हमने कंप्लीट शॉर्ट वीडियो बना रखा है जहां पर आप सारे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। ठीक, आज हम सॉल्यूशन करने जाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 था। यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड था कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लोइड, किसी साइक्लोइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसकी इक्वेशन इस प्रकार दी हुई है, इतनी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स एंड वाई में अगर ये दिया हुआ है तो कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको। तो कार्टेशियन फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है वह होता है 1 + dy/dx कंप्लीट के स्क्वायर और इस कंप्लीट का होल क्यूब 3/2 पावर मतलब 3/2। ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर ये फार्मूला हमको यहाँ पुट अप करना है तो हमको dy/dx एंड d2/dx2 की रिक्वायरमेंट होगी, जिस कारण से हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से dy/dx फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किए लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और डिफरेंशिएशन किए देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2 और विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में t दिया हुआ है। तो यहाँ से dx/dt प्राप्त होगा और जिस कारण से हमको a मिलेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, sin का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा एंड dy/dt हमको प्राप्त हो जाएगा प्लस का a sin t, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, cos t का माइनस sin t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास। नाउ अब मूव ऑन करते हैं dy/dx की तरफ। हमारा फॉर्मूला होता है dy/dt इनटू dt/dx। तो यहाँ से हमको dy/dx से dy/dx इज इक्वल टू dy/dt हमारे पास ये रखा है a sin t अपॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास dx/dt की फॉर्म में है और यहाँ पर रिवर्स वैल्यू इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1 + cos t। a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, dy/dx हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin t/2 into cos t/2 and divisible by 1 + 2 cos square t/2 minus 1। हमने यहाँ cos t का फॉर्मूला लगा दिया, 1 से 1 अपने पास कैंसिल आउट हो गया, implies that dy/dx 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा, एक cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin t/2 cos t/2 बनेगा जो कि अपन को tan t/2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से d2/dx2 प्राप्त होगा, tan t/2 का डिफरेंशिएशन sec² t/2 प्राप्त होगा और t/2 का अगेन करेंगे तो 1/2 into dt/dx प्राप्त होगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से हमको जो वैल्यू प्राप्त होने जा रही है वह मिलेगी d2/dx2 is equal to 1/2 sec² t/2 into dt/dx हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ये है। और इसकी वैल्यू में हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास dt/dx की फिर से रिवर्स करके लिखेंगे 1/a 1 + cos t, और इस 1 + cos t को अभी सॉल्व किया था हमने, 2 cos² t/2 आया था, तो d2/dx2 ये बन जाएगा 1/2a sec² t/2। इसका सॉल्यूशन बनेगा अपने पास 1 + 2 cos² t/2 माइनस का 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 2 4 हो गया, cos स्क्वायर ऊपर जाके sec बनेगा, sec पावर 2 यहाँ ऑलरेडी है, 2 पावर और हो जाएगी तो 2 पावर sec पावर 4 हो जाएगा, तो 1/4a ये हमको प्राप्त होगा sec पावर 4 t/2। अब हमारे पास दोनों फॉर्मूले के लिए वैल्यू आ गई है, मतलब इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए dy/dx भी हमारे पास दिया है एंड d2/dx2 भी हमारे पास दिया है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। इससे आगे ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, जो भी हमारे पास बनता है। नाउ ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय रो इज इक्वल टू 1 + dy/dx कंप्लीट स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2 डिवाइड बाय d2/dx2। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुआ था इसका आप पीछे से देख सकते हैं, इसका वैल्यू आया था tan t/2, जिसको हम बोलेंगे tan² t/2 क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है, और कंप्लीट पावर 3/2। फिर हमको प्राप्त हुआ था 1/4a sec पावर 4 t/2। 1 + tan² t/2 सभी जानते हैं क्या होता है sec² t/2, तो हमको sec² t/2 प्राप्त होगा। ये 1/1/4 है जो ऊपर चला जाएगा तो 4 ही हो जाएगा प्राप्त, इस कंप्लीट की पावर अब 3/2 आ जाएगा
सेक की पावर 4t/2 प्राप्त होगा, और यहाँ 2 पावर से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमको सेक क्यूब t/2 मिल जाएगा। तो रो इज इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 4a सेक क्यूब t/2 और डिवाइड में सेक पावर 4t/2। इस 3 पावर से 4 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रो इज इक्वल टू मिलेगा 4a अपॉन सेक t/2। सेक जो रिवर्स होता है वह कॉस का होता है, सेक को ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू 4a कॉस t/2। तो ये इतना इजी क्वेश्चन आपसे 15 मार्क्स में पूछा गया था। हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, अगर रिपीट भी नहीं होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एनवलप, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर तो पढ़कर ही जाना है, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इजी बनते हैं, ठीक। तो अपने पास ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है, तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो कि था बीटा गामा फंक्शन से। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी करा रखा अपने वीडियो लेक्चर में, और आपने वीडियो बीटा गामा फंक्शन नहीं देखा तो हमने कंप्लीट बीटा गामा फंक्शन भी सॉल्व किया हुआ है। इंटीग्रल कैलकुलस की यदि बात आ जाए, ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का था। इससे पीछे जो सॉल्व किया हमने वो डिफरेंशियल कैलकुलस का था। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो हमारे यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 होती है सबसे ज्यादा, जहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए ही किए जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर जहाँ द रीमान इंटीग्रल होता है, जहाँ से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। से अगला हमारा चैप्टर होता है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो कि पिछली बार भी पूछा गया था, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। उसको भी हम आगे आने वाले भी सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन। खैर हमसे प्रूफ करा रहा है तो हम ये प्रूफ लिखते हैं, एक फॉर्मूला लेके चलेंगे। अच्छा, हो सकता है इस बार यहाँ cos ना देके साइन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे साइन देगा या cos जो भी वैल्यू पुट करेगा, लेकिन हम सॉल्यूशन से सिमिलरली लिखेंगे, एक जैसा ही सॉल्यूशन चलेगा दोनों ही प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव का मतलब हमारे पास कुछ रिजल्ट है, और वो कैसा रिजल्ट है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax, यहाँ पे लिखा मैंने e की पावर i bx, और यहाँ पे लिख दिया x की पावर m माइनस 1 इंटू dx। क्या लिखा मैंने, जो मेरे पास e पावर माइनस एक्स था वो भी ऐसे लिखे रहने दिया, इसको सेम ऐसे रहने दिया, ये e की पावर आयोटा टू bx किया। तो मैंने आयलर इक्वेशन यूज किया। आयलर इक्वेशन क्या होती है, e पावर आयोटा थीटा, मतलब आयलर का रिजल्ट था ये बराबर होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब मेरे को यहाँ से जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, cos चाहिए होगा तो मैं उसका रियल पार्ट उठा लूंगा, और मेरे को sin चाहिए होगा तो मैं उसका इमेजिनरी पार्ट उठा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे इधर, यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर, मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया, माइनस एक्स को बना रहा है और माइनस बी को बना रहा है, ए माइनस आई बी इंटू एक्स, और यहाँ पे बना एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब कहोगे भैया आपने ऐसा क्यों सॉल्व किया, तो ऐसा इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, हमारे पास होता है गामा एन अपॉन ए की पावर एन, या यहाँ पर हम लैम्डा यूज कर देते तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैम्डा पावर एन, मतलब जो भी अगर x का कांस्टेंट मल्टीपल होगा उसकी डिनोमिनेटर में पावर कितनी आ जाती है, जो x की पावर में 1 सब्ट्रैक्ट के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इस लैम्डा का काम कौन करेगा, यहाँ पे a माइनस आयोटा बी। माइनस कॉमन लेने का भी रीजन यही था क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस पार्ट होता है फॉर्मूले का, ठीक है। तो इधर ध्यान से इस फॉर्मूले का अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अपने पास जो रिजल्ट बनेगा वह बनेगा गामा एन का काम कर रहा है यहाँ पे m, तो गामा m इज डिविजिबल बाय लैम्डा पावर n, तो लैम्डा बोलेंगे यहाँ पे a माइनस आयोटा b की पावर m। नेक्स्ट टाइम हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस आई बी की पावर माइनस m इंटू गामा m। तो यहाँ से हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और लेट के लेता हूँ इधर कि a इज इक्वल टू k cos अल्फा और b इज इक्वल टू लिख दिया मैंने k sin अल्फा। अब कहेंगे भैया आपने ऐसे क्यों लिया, तो जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी होती है z बराबर x प्लस आयोटा b, तो अपन उसके रियल पार्ट को cos के साथ, इमेजिनरी पार्ट को sin के साथ लिखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया, रियल पार्ट मेरे पास a है, इमेजिनरी पार्ट मेरे पास b है, तो b पार्ट को मैंने किसके साथ लिया, sin के साथ, और रियल पार्ट को मैंने किसके साथ ले लिया, cos के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यदि स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो k स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 प्राप्त होगा। यहाँ से अपने को k की वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्राप्त होगी। यदि इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको tan अल्फा भी यहाँ से कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा, और tan अल्फा बराबर हमारे पास प्राप्त होगा b अपॉन a, जिससे अल्फा बराबर मेरे को मिल जाएगा tan इनवर्स
बी अपॉन ए। ठीक, अभी वैल्यूज हम यहाँ पे कुछ पुट कर देते हैं जो हमने यहाँ कंसीडर किया है। ए को हमने कंसीडर किया है केस कॉस अल्फा, तो ये के कॉस अल्फा बनेगा माइनस के साइन अल्फा बनेगा और इसके मल्टीपल में आयोटा भी आ रहा होगा और कंप्लीट पावर माइनस का एम होगा और गामा एम होगा। तो हमें यहाँ से आगे नेक्स्ट में जो मिलने वाला है के की पावर माइनस एम हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बचा कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा और इस कंप्लीट की पावर माइनस एम इंटू गामा एम। ठीक, ध्यान से जब देखेंगे हमने पढ़ा था डिमायोवर थ्योरम, डिमायोवर्स थ्योरम, और डिमायोवर थ्योरम कब होती है जब हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन हो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और इसकी पावर जो भी दी होती है वह एंगल के मल्टीपल में आ जाती है। कहाँ जाती है? एंगल के मल्टीपल में आ जाती है, तो sin m थीटा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा k पावर माइनस m cos अल्फा मतलब cos m अल्फा हो गया और माइनस हो जाएगा प्लस का i sin m अल्फा। अब कैसे हो गया इधर ध्यान से देखना इसको। यदि मैं यहाँ cos को माइनस करता हूँ तो माइनस m थीटा आएगा, cos माइनस एलिमिनेट कर देता है, cos m माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, लेकिन sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, जिस रीजन से ये माइनस माइनस अपने पास प्लस का प्राप्त हो गया इनटू में गामा m आ गया। तो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। फिर इससे आगे देखेंगे, यहाँ से आगे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा जो नीचे बना था मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इससे आगे हमारे पास ये बनेगा। अब हम क्या काम करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax, इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं cos bx प्लस i sin bx और x की पावर m माइनस 1 इंटू dx, तो यहाँ से k पावर माइनस m cos m अल्फा प्लस i sin m अल्फा और इंटू गामा। अच्छा ध्यान से देखना, हमारे पास cos m अल्फा चल रहा है, वहाँ पे cos m थीटा पूछा है, तो हम पे यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। जो हमने अल्फा लिखा था, जो हमने ये लिखे थे k इज इक्वल टू k sin अल्फा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे चेंज कर लेना है k sin थीटा और वहाँ पे चेंज कर देंगे k cos थीटा एंड k sin थीटा, जो मर्जी पड़े, जो क्वेश्चन से पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अल्फा लेके चल रहे, तो मैं इस क्वेश्चन को अल्फा बना देता हूँ, लेकिन पूछेगा थीटा गया था, अब थीटा पूछा गया था तो आप यहाँ पे cos अल्फा की जगह बस थीटा लेके चल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम चलने वाला है। ठीक है ना, तो इधर ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आगे अब हम क्या काम करते हैं, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने क्या काम किया, यहाँ से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया। जब ये रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास e की पावर माइनस ax और cos bx x की पावर m माइनस 1 इंटू dx, तो मैंने रियल पार्ट पकड़ लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता साइन क्वेश्चन, तो हम क्या पकड़ लेते, इसका इमेजिनरी पार्ट भी पकड़ लेते। देखेंगे यहाँ से हमसे चाहे साइन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में cos पूछा जाता है, यहाँ तक हम क्वेश्चन बिल्कुल सेम सॉल्व करके लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ये होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ इसका रियल पार्ट, और अगर यही हमारे पास साइन होगा तो हमारा आंसर होगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमने रियल पार्ट इसको करके इक्वल कर लिया है और इधर हमको प्राप्त हुआ k की पावर माइनस m, इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये वाला मल्टीपल cos m अल्फा और गामा। k की वैल्यू हमारे पास जो मिली थी वह मिली थी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब k इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कंप्लीट पावर 1/2। ऐसे हमको जो थीटा की जगह अल्फा लिख रखा है हमने, तो अल्फा अपन को प्राप्त हुआ था tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, इधर देखेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax cos bx x पावर m माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वह अपन को प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कंप्लीट पावर 1/2 और m मल्टीपल में तो माइनस m/2 और cos m अल्फा और गामा m। इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो पूछा है, गामा m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कंप्लीट पावर m/2 और इंटू में cos m अल्फा। तो हमने यहाँ अल्फा पुट नहीं किया है, वहाँ क्वेश्चन में भी हम अल्फा पूछा गया तो हमने अल्फा तक इसको छोड़ दिया, लेकिन साइड में आपको लिख कर दिखाना है कि हमने अल्फा किसको बोला है। हमने अल्फा यहाँ पर किसको दिया था, tan इनवर्स b/a को। अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, हमसे क्वेश्चन में प्रूव कराया गया था m थीटा, अब हमने मिस्टेक से वहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो हम थीटा की जगह अल्फा लेके चले। हमसे जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा, अल्फा पूछेगा अल्फा लेके चलेंगे, थीटा पूछेगा थीटा लेके चलेंगे, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम चलेगा। ठीक है ना, प्रोसीजर वही रहने वाला है, e की पावर माइनस ax cos bx x की पावर m माइनस 1 इंटू dx। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का
ऑड वाला पार्ट था जो कि 15 मार्क्स में पूछा गया था, ये भी तो नोट कर लेंगे आप। देखेंगे हमारे पास जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था हमारे पास 15 मार्क्स का, उस सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे पहला पार्ट जो पूछा गया था, आसपास से पहला पार्ट वह पूछा गया था इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर वेक्टर कैलकुलस के पोर्शन से, जो कि आया था ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड। पूछा गया था वैल्यूएट बाय द ग्रीन थ्योरम का यूज करके, और जहां पर अपने पास ये क्लोज्ड कर्व सी जो है वह कवर्ड किया गया है एक रेक्टेंगल के द्वारा, और उस रेक्टेंगल के वर्टिसेस हमारे पास कुछ इस प्रकार के हैं। वर्टिसेस का मतलब होता है उसके सीड्स के निर्देशांक दिए हुए हैं। इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक वर्टिसेस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अपने पास रेक्टेंगल बोले तो एक आयत होता है जो अपने पास शुरुआत में ना तो एक्स एक्सिस पे चला है ना ही वाई एक्सिस पे चला है, तब उसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब ओ है। ये अपने पास ए दिया है जिसमें एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी पाई एंड वाई एक्सिस पे चली गई दूरी 0 है, तो पाई कोमा 0 हो जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट पाई कोमा 1 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास 0 कोमा 1 हो जाएंगे। तो सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसने ये नहीं पूछा कि हमको वेरीफाई करके दीजिए इस क्वेश्चन को, उसने सिर्फ पूछा कि इसके द्वारा हमको इसके वैल्यू का सॉल्यूशन लेके आना है, जो कि काफी छोटा क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स में। हमारे पास जो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक्स दी गई हैं, दोनों ही हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमारे पास वो चैप्टर्स दिए गए हैं जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यह है, अगर हम ढंग से पढ़ कर जाते हैं, अच्छे से अच्छी तैयारी करके जाते हैं, तो हमारा जो 3 घंटे का एग्जाम होता है वो मोस्टली 2 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है ना, इधर देखेंगे अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाइज सारे चैप्टर्स समझाए गए हैं, जो भी मोस्ट चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने वीडियो लेक्चर डाल रखा है मैथमेटिक्स के। इधर देखना कि वैल्यूएट बाय द ग्रीन थ्योरम। अब सबसे पहले हमको ग्रीन थ्योरम होती क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है वह पता होना चाहिए। तो ये लिखेंगे वी हैव Green's theorem for closed line integral या for closed curve line integral। 3 प्रकार की थ्योरम होती है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस में, जो कि लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल की बात अगर हम करने जाएं तब हमारे पास यूज होती है ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। और याद करें हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए तब हमारे पास यूज होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखेंगे इधर तो क्या होता है इसका स्टेटमेंट, लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज्ड कर्व का, और वह इस प्रकार यदि इसका स्टेटमेंट है phi dx प्लस psi dy, तो यह बराबर हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है सरफेस इंटीग्रल s, इस वाले का डिफरेंशिएशन पार्शियली इसकी रेस्पेक्ट में, पीछे से चलेंगे डेल साई ओवर डेल x, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसकी रेस्पेक्ट में पार्शियली माइनस का डेल फाई ओवर डेल y, और यहाँ पे आ जाता है dx dy। अब इधर ध्यान से देखना, इधर यहाँ पर x वेरीज फ्रॉम, अब हमारे पास 1 मतलब लाइन इंटीग्रल जो था वह कन्वर्ट हो गया सरफेस इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल में x ऑपरेटर अपने पास जो आया है, जो x ऑपरेटर है उस ऑपरेटर के लिए मेरे को लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हमें इसकी लिमिट की रिक्वायरमेंट है तो लिमिट कहाँ से फाइंड करेंगे, जो अपने पास कर्व दिया हुआ है, क्योंकि अपने पास जो भी कर्व है वह कवर्ड है रेक्टेंगल के द्वारा। तो सबसे आसान ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ कि x की अगर हमको लिमिट चेक करना है तो इस थ्रू आउट वर्टिसेस में जो भी हमारे पास रेक्टेंगल के हैं वहां चेक करेंगे x मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। लिमिट का मतलब यही तो होता है कि यहाँ से चले और कहाँ तक गए। तो x वेरीज फ्रॉम x बराबर सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर x 0, फिर पाई, फिर पाई, फिर 0, तो सबसे छोटा हमको मिला 0 और 2x बराबर पाई। ऐसे हम अगर y की बात करने लगे तो y वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, तो हमको y मिनिमम मिलता है 0 एंड y मैक्सिमम मिलता है 1। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, बट अब अपने क्वेश्चन में dx का मल्टीपल क्या दिया हुआ है, dx का मल्टीपल है x स्क्वायर माइनस cos y, और अपने पास dy का मल्टीपल क्या दिया हुआ है y प्लस sin y, जिसका मतलब हम यहाँ पुट कर देते हैं, implies that c phi की वैल्यू x स्क्वायर माइनस cos हाइपरबोलिक y इनटू में dx प्लस, और यहाँ पे पुट कर देते हैं y प्लस sin x इनटू dy। जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पेपर में करना पुट x बराबर मतलब पुट phi बराबर ये और sin बराबर दिस, फिर हम ये वैल्यूज पहले कैलकुलेट करेंगे तब इसमें पुट करेंगे। मैं डायरेक्टली पुट करने जा रहा हूँ। x मेरा वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, y मेरा वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। अब डेल साई ओवर डेल x की जो भी वैल्यू होगी उसका मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं इसका,
साई कौन सा काम कर रहा है अपने पास, साई ये काम कर रहा है। इसका डिफरेंशियल इधर ध्यान देख लेंगे, मैं रफ निकाल देता हूँ इधर। साई हमने किसको कंसीडर किया है, साई कंसीडर किया अपने y प्लस साइन एक्स को, तो हम डेल साई ओवर डेल एक्स चाहिए हमको। अब डेल साई ओवर डेल एक्स का मतलब क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट y जीरो हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x हो गया। एंड हमारे पास फाई कितना दिया हुआ है, फाई अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस cos हाइपरबोलिक y, और फाई का हमको डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू चाहिए होगा y, तो डेल फाई ओवर डेल y ये अपने पास हो जाएगा जीरो। और हाइपरबोलिक फंक्शन जो शुरुआत वाले तीन होते हैं उनके डिफरेंशियल में नेगेटिव साइन नहीं आता। साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x होता है, cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x होता है, एंड tan हाइपरबोलिक x sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x होता है। तो ये जीरो हो गया, अपने पास मिल गया माइनस का साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो यहाँ से इधर देखेंगे इसकी वैल्यू अपने पास प्राप्त हो गई डेल साई ओवर डेल x की cos x माइनस इसकी प्राप्त हुई साइन हाइपरबोलिक y, और इधर dx dy। इधर देखेंगे यहाँ से इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब जो मर्जी पड़े, तो कांस्टेंट लिमिट दी हो, चाहे x को सॉल्व करें y को सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम x को कांस्टेंट की लेते हैं, x बराबर 0 से लेके 1, y को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे cos x कांस्टेंट होगा, मल्टीपल में 1 होगा, जिसका इंटीग्रल y आ जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक x y का इंटीग्रल cos हाइपरबोलिक y हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेके 1 हो जाएगी लेकिन y के लिए, तो dx कांस्टेंट रहा। अब आपने ये सारा कुछ नोट कर लिया होगा, इधर का नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से मिटा के उधर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, कर लिया होगा, मैं इधर से मिटा देता हूँ, और यहाँ पे हम इसका इंटीग्रल का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो भी हमको प्राप्त होने जा रहा है इससे आगे। यहाँ पर लिखा हुआ था dx एंड dy। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, इंटीग्रल x 0 से लेके 1। अब ये ध्यान रखना है, ये लिमिट हमने y के लिए इंटीग्रेट किया था, ऑपरेट y किया था, तो सिर्फ y की जगह पुट होगी, तो y की जगह 1 रखेंगे तो सिर्फ cos x मिलेगा, यहाँ y की जगह 1 रखेंगे तो cos हाइपरबोलिक 1 मिलेगा। अब अपन y को 0 पुट करते हैं लोअर लिमिट के लिए, ये हमारे पास अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, और ये cos हाइपरबोलिक 0 प्राप्त होगा, और लिमिट कवर्ड हो गई और इंटीग्रल dx आ गया। cos हाइपरबोलिक 0 भी हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज लगाएंगे, तो इंटीग्रल x 0 से लेके 1, हमको cos x मिला, cos x आ गया, फिर यहाँ पे मिला cos हाइपरबोलिक 1, एंड यहाँ पे मिला हमको माइनस माइनस प्लस का 1, ये cos हाइपरबोलिक 1 लिखा हुआ, और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का इंटीग्रल नॉर्मली होता है अपने पास sin x, ये cos हाइपरबोलिक 1 है जो कि कांस्टेंट है, तो cos हाइपरबोलिक 1 एज इट इज। फिर यहाँ पे अपने पास हो गया, ऐसे कम कर लेते हैं, इस माइनस को बाहर निकाले, cos हाइपरबोलिक माइनस 1 सॉरी cos हाइपरबोलिक 1 और माइनस 1 ऐसे लिख लेते हैं, दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे, इनका मल्टीपल 1 होगा तो इसका इंटीग्रल x हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेके 1 हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ लिमिट पुट कर देते हैं, तो अपन लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो अपन को मिलेगा, सॉरी एक मिस्टेक किया हमने, x की जो लिमिट थी वो y 0 से लेके पाई थी, यहाँ पे 0 टू पाई था, 0 टू पाई था, 0 टू पाई था। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे वैसे भी x की मैक्सिमम लिमिट पाई थी, तो 0 टू पाई, अब 0 टू पाई, तो अपर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो sin पाई माइनस cos हाइपरबोलिक 1 माइनस 1 इंटू पाई, फिर हमको मिला माइनस लोअर लिमिट 0 थी, ये 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, तब हमको मिलेगा ये 0 माइनस 0, और साइन है पाई जो होता है साइन में सारे के सारे पाई अपने पास 0 होते हैं, जिस कारण से ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस पाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक 1 माइनस 1 मिला, और ये अगला पार्ट 0, तो इम्प्लाइज दैट करके जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी उसका जो आंसर आया पाई ऐसे लिख दिया, इस माइनस को अंदर ऑपरेट करा तो 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक 1 इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या था, जो मतलब लॉन्ग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 था। मैं आपको इसको सॉल्व कराने नहीं जा रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को इम्प्रॉपर इंटीग्रल की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, काफी बड़ा वीडियो लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हमने सॉल्यूशन किया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और जिसके द्वारा आपको तीनों वीडियो लेक्चर देखने ही है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको तीनों वीडियो लेक्चर देखकर जाना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के 1, 2 एंड 3, जिसमें हमने कंप्लीट फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कवर्ड किया है, जहाँ से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता ही आता है। तो आप कहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सीरीज के अंदर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लेक्चर नंबर 2 होगा हमारे पास,
लेक्चर नंबर 2 दिया होगा। तो आई होप मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर डिस्कशन कराए वो सारे आपको समझ में आए होंगे, और आपको अगर इन वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए जहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में उससे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। और जो हमने इस वीडियो लेक्चर के पहले भी जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर आपसे उन सभी लेक्चर से आपको हेल्प मिली हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम और अच्छे वीडियो लेक्चर आपके लिए ले पाएंगे। तो बने रहिए और वीडियो लेक्चर देखते रहिए।